नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय समावेशी एवं नवाचार क्षेत्र। जैसे कि आपको पता है हमारे एमपीपीएससी जो मेंस है उसके अंतर्गत जो नया सिलेबस हमारा 2020 का, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और जिसमें हमारा जो है पेपर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पेपर फर्स्ट में पार्ट ए और पार्ट बी आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपको वहाँ कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सरकार स्टडी बेस एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, जिसमें आप अभी लेक्चर देख रहे हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो मतलब पेपर टू है, पेपर टू के अंतर्गत आपको एक पार्ट ए और एक पार्ट बी देखने को मिलेगा। तो पार्ट ए में आपको देखने को मिलेगा इंडियन जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट हो गई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और अभी हमारा चल रहा है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट बी अभी चल रहा है। पार्ट बी में आपको इंडियन इकोनॉमी और सोशलॉजी देखने को मिलेगी, जिसमें हम बेसिक तौर पर अभी जो फर्स्ट यूनिट है वो कवर कर रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिलेगा हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी कि हमने पहले बेसिक कवर किए इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमने देखें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं और उनसे संबंधित कुछ पहल, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी कृषि से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलग अलग लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, पर मैंने पिछला मतलब जस्ट इसके पहले जो एक लेक्चर आया होगा 4 घंटे 16 मिनट के आसपास एक लेक्चर मिलेगा, तो उसमें आपको कंप्लीट एक ही जगह कृषि से संबंधित सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ आई बटन में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मैं लिंक को अटैच कर दूंगा। तो दोनों ही जगह जाकर देख सकते हैं। जस्ट आप चैनल में जाएंगे तो इसके पहले वाला जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं उद्योग से संबंधित जो मुद्दे हैं और उनसे संबंधित कुछ पहले पढ़ रहे हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हालांकि आप पीछे का जो लेक्चर है वो देख चुके होंगे। तो हमने उद्योग और औद्योगिक विकास से संबंधित चीज़ें जाने, फिर हमने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखे, और औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं भारत में। जैसे कि हमने बात करें, कुछ होते हैं सरकार के अंतर्गत यानी सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं, कुछ होते हैं निजी स्वामित्व के यानी निजी क्षेत्र होते हैं, कुछ दोनों मिलजुल कर यहाँ काम करते हैं जिसे हम संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं, और कुछ होते हैं यहाँ पर सहकारी यानी कि कुछ लोगों का यहाँ ग्रुप बनाकर यहाँ पर काम कराया जाता है। तो ये चार प्रकार के क्षेत्र है। चारों प्रकार के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से जाना, यानी सार्वजनिक क्षेत्र उससे संबंधित जो समस्याएं है और उनके समाधान के लिए क्या क्या नीति यहाँ पे अपनाई गई। निजी क्षेत्र उनसे संबंधित जो निजी क्षेत्र का जो प्रगतिकरण है या फिर जो विकास है उसका वो किस किस प्रकार से हुआ, सारी चीज़ें हमने देखें। फिर हमने आगे देखे थे संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, जो दोनों की मतलब दोनों के आपसी जो सहयोग से यहाँ पे चलता है। ठीक है, पीपीपी जिसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, समिति दत्त समिति के बारे में जाने, और किस किस प्रकार से शेयर का यहाँ बंटवारा होता है, यानी 25%, 51% और 74%। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें देखें। फिर सहकारी क्षेत्र के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जाने। अब हम देखेंगे नवाचार यानी कि भारतीय समावेशी एवं नवाचार क्षेत्र, यानी क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी, क्या क्या इनोवेशन किए गए भारतीय मतलब जो भारत के अंतर्गत जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत। तो जो औद्योगिक विकास है वो किस प्रकार यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हम देखने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे जो 21वीं सदी की अगर बात करें, 21वीं सदी का मतलब क्या होता है, 2020 से 2021 के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम 21वीं सदी के नाम से जानते हैं। और इसमें राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और जो समृद्धि है उसके विकास में यहाँ पे अगर देखें तो नवाचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2010 से 2020 के दशक को नवाचार दशक घोषित किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, राष्ट्रीय नवाचार परिषद। पहली चीज़ आपको देखने को मिल रही है राष्ट्रीय नवाचार परिषद। तो यह इसके अंतर्गत हम देखें तो जो भारतीय आवश्यकताएं है, भारतीय आवश्यकता और जो चुनौतियां होती है उसके अनुरूप यहाँ पे समावेशी विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु 2010 में क्या हुआ था, यहाँ पे प्रधानमंत्री के जो लोक सूचना अवसंरचना और नवाचार, जिसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, शॉर्ट में अगर बोले तो PIII इसको हम बोल सकते हैं। PIII का मतलब क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, इसको हम बोल सकते हैं। और इसको हिंदी में अगर बात करें तो लोक सूचना अवसंरचना और नवाचार। इससे संबंधित जो सलाहकार है जिनका नाम था सैम पित्रोदा जो थे, उनकी अध्यक्षता में एक नवाचार परिषद की घोषणा की गई या गठन किया गया, जिसे हम नेशनल इनोवेशन काउंसिल बोलते हैं। इसका गठन किया गया। और राष्ट्रीय नवाचार परिषद का जो कार्य है, कार्य की अगर बात करें तो रणनीतियाँ होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, उनको
यहाँ पे क्या करना, उनको लागू कराने में सहायता प्रदान करना, और इस संबंध में जो विचार विमर्श है, जो भी यहाँ पे डिस्कशन होता है, उससे संबंधित यहाँ पे सारी चीज़ों का विश्लेषण करना किसका काम होता है, राष्ट्रीय नवाचार परिषद का। तो ये एक प्रकार का इनोवेशन हम बोल सकते हैं, मतलब भारतीय उद्योग के संबंध में, जो कि 2010 में यहाँ सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसके बाद हमको देखने को मिलता है एक और यहाँ पे भारतीय नवाचार कोष। भारतीय नवाचार कोष क्या होता है, जिसे हम इनोवेशन फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। और यहाँ बात करें हम तो 26 जनवरी 2014 की बात करते हैं। तो इसको राष्ट्रीय जो नवाचार परिषद है, और इसके साथ में ही राष्ट्रीय नवाचार परिषद और एक और है एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इन दोनों के सहयोग से, यानी राष्ट्रीय नवाचार परिषद और एमएसएमई की संयुक्त प्रयास से क्या हुआ, भारतीय जो समावेशी नवाचार कोष है, भारतीय समावेशी नवाचार कोष है, जिसे हम इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड बोलते हैं, इसकी गठन की यहाँ पे घोषणा की गई दोनों के सहयोग से। अब इसके बाद क्या हुआ, भारत में जो समावेशी नवाचार कोष है, भारत के आर्थिक पिरामिड के या जो सबसे निचले स्तर की अगर बात करें तो सबसे निचले स्तर पर कौन रहता है, नागरिक रहते हैं। तो यहाँ पे नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पे नवाचार और उद्यम की गतिशीलता में संबंध स्थापित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। और भारत जो समावेशी नवाचार कोष है, इसका जो गठन है, इसका गठन का उद्देश्य क्या था, अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के जीवन को बदलने के लिए यहाँ पे जो जोखिम पूंजी है, जोखिम पूंजी यानी कि वेंचर जो कैपिटल है, उसके मॉडल का उपयोग करना था। तो ये था हमारा क्या, भारतीय नवाचार कोष। इसके बाद हमको देखने को मिलता है क्या, कुछ बेसिक चीज़ें देख सकते हैं हम यहाँ पे। बेसिक चीज़ों की अगर बात करें तो देखिए, जो कोष है नवाचार कोष, इसका जो उद्देश्य पूंजी के एक नए वर्ग का सृजन करना था। और इसके अंतर्गत देखें तो इसके द्वारा उद्यमशीलता के कौशल होता है, स्किल्स होती है, और जो नवाचार होते हैं यानी कि इनोवेशन होते हैं, उसकी स्थापना और उनका मापन भी किया जा सके। साथ ही साथ अगर देखें तो भारतीय समावेशी नवाचार कोष उन नवाचारी जो उपक्रम है उसमें निवेश करेगा जो मापन योग्य, जो एक प्रकार से टिकाऊ है और जो लाभदायक है, इसमें हम देख सकते हैं। और इसके साथ ही यह कोष अल्प सुविधा प्राप्त जो नागरिक है उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना था, खाद्य की व्यवस्था, पोषण, कृषि शिक्षा, कौशल विकास, ऊर्जा, वित्त समावेशन, जल स्वच्छता और जो रोजगार सृजन है, इन सभी क्षेत्रों की सामाजिक आवश्यकताओं को यहाँ पर रेखांकित किया जाना था। साथ ही हम देखें तो भारतीय समावेशी नवाचार कोष को सेबी हम बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो इसके वैकल्पिक निवेश कोष श्रेणी 1 यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसके अलावा भारतीय जो समावेशी है यहाँ पे, तो भारतीय समावेशी एक प्रकार से नवाचार कोष की अगर बात करें तो आरंभिक निधि यहाँ पे कितनी थी, इसकी आरंभिक निधि यहाँ 50 करोड़ के आसपास यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और 20% यानी कि 100 करोड़ रुपए का योगदान सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तथा शेष जो है अन्य बैंकों के द्वारा। अन्य बैंक मतलब जैसे जो बीमा कंपनी हो गई, बैंक हो गए, और जो विदेशी वित्तीय व्यवस्था हो गई, विकास संस्था, ये सभी के द्वारा यहाँ पे इनकी व्यवस्था किया जाना था। यानी कि टोटल 500 करोड़ में से 100 करोड़ दिया जाना था किसके द्वारा, 100 करोड़ दिए जाना था एमएसएमई के द्वारा, और अन्य जो है अन्य कंपनी यानी बीमा कंपनी, बैंक, ये अन्य कंपनी के द्वारा यहाँ पे दिया जाना था। अब आर्थिक जो सोपान होता है, ठीक है, इसके सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उपक्रम है और जो उद्यम है उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था, उसकी असफलता के प्रमुख कारणों में से एक पूंजी की कमी भी रहा है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई। और भारत के अंतर्गत बात करें तो भारत समावेशी जो नवाचार कोष है, निवेश की कमी को दूर करने का एक प्रयास है। इसके द्वारा किए गए निवेश का न्यूनतम 50% भाग शुरुआत में उन्हीं उद्यमों में निवेशित किया जाएगा जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देखें यहाँ पे भारतीय समावेशी एवं नवाचार क्षेत्र के बारे में। अब आगे की चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अगर बात करूँ यहाँ देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो कि 2019 में यहाँ पे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। मतलब उद्योग के क्षेत्र में यहाँ पे विश्व स्तर पर क्या क्या इनोवेशन किए गए, उसमें यहाँ भारत का स्थान कौन सा था, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा ये क्या 24 जुलाई 2019 को जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में ये देखने को मिलेगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 ये जारी किया गया था। और संस्करण कौन सा था, संस्करण याद रखना आपको 12वां संस्करण था। 2020 का भी प्रकाशित होगा, तो वो भी आप करंट अफेयर से यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, हालांकि मैं उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा आगे। वर्ष 2019 का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसका जो केंद्रीय विषय है, केंद्रीय विषय की अगर बात करें तो मेन थीम जो होती है ना, थीम,
तो स्वस्थ जीवन का जो सृजन है, चिकित्सा में नवाचार का भविष्य, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है इसका केंद्रीय विषय यानी कि इसकी थीम के रूप में। क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ से द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन, ये आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में। और यहाँ इस सूचकांक की अगर बात करें तो विश्व की यहाँ पे टोटल यहाँ 129 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को आकलित कर उन्हें रेखांकित किया गया। साथ ही हम देखें तो यहाँ वैश्विक नवाचार सूचकांक में लगातार नौवीं बार यानी कि लगातार 9वीं बार यहाँ स्विट्जरलैंड जो है जहाँ से प्रकाशित हुई ये रिपोर्ट वो टॉप पर आया है, यानी प्रथम स्थान पर आया है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2019 में अगर देखें तो भारत का स्थान कौन सा था, भारत का स्थान आपको 52वां नंबर देखने को मिला, यानी कि वर्ष 2018 में कितना था, यहाँ पे 57वां नंबर देखने को मिला था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत की स्थिति विश्व के अंतर्गत, यानी कि किस स्थिति में यहाँ पे जो है भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है या इनोवेशन किया जा रहा है। तो भारत की स्थिति आपको याद रखना 52वां नंबर, और पिछला भी याद रख लिया करो 57, और अभी 2020 का आएगा तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, औद्योगिक विकास की। औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं हम। और यहाँ अगर बात करें औद्योगिक विकास, तो औद्योगिक विकास का मतलब होता क्या है, तो पहले से जो स्थापित उद्योग है उसमें क्या करना, उन उद्योगों में जो आधुनिक तकनीक है, आधुनिक तकनीक मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग करके उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना, साथ ही वृद्धि करना, नई नई चीज़ें के यहाँ उत्पादन करना। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो पहले से जो उद्योग स्थापित होते हैं उसमें आधुनिक तकनीक का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, और उसके साथ ही क्या किया जाएगा, उत्पादन क्षमता, साथ में गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी, और किसी क्षेत्र में उपलब्ध जो कच्चा माल है उसके आधार पर नए उद्योगों की यहाँ स्थापना करना होता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है औद्योगिक विकास के अंतर्गत। और उद्योगों का निरंतर विकास बदलती जो आवश्यकता है एवं जो आकांक्षाएं होती है उनकी पूर्ति हेतु देश को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाता है। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है औद्योगिक विकास के अंतर्गत। इसके अलावा किसी भी देश की अगर बात करें तो जो औद्योगिक विकास होता है यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, उस देश की जो मतलब जो विकास है उसका मापक माना जाता है, ठीक है। उस देश के विकास का मापक माना जाता है क्योंकि इस पर ही कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर होता है। साथ ही हम देखें तो मतलब जो क्षेत्र है या औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास की अगर बात करें तो यह जो क्षेत्र है रोजगार का सृजन काफ़ी करता है, ठीक है। जो उद्योग क्षेत्र है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, श्रमिकों की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे जो औद्योगिक मांग है उसमें भी यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखती है। और औद्योगिक विकास की अगर बात करें तो इससे देश का तीव्र विकास होता है, जिससे आत्मनिर्भरता पर क्या होता है, आत्मनिर्भरता पर यहाँ पे बल मिलता है। इसमें प्राथमिक उत्पाद को यानी कि जो कच्चा माल है, कच्चा माल यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है उसको प्रोड्यूस करके एक नया मटेरियल यहाँ पर तैयार किया जाता है, यानी एक द्वितीयक उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर उसकी जो है क्वालिटी बढ़ाई जाती है। और अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का अर्थ है द्वितीयक क्षेत्र से आता है, यानी कि उद्योग का मतलब क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर हम जिसको बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है, जिसके अंतर्गत हमको विनिर्माण देखने को मिलता है, गैस विद्युत आपूर्ति आदि को यहाँ पे शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम कुछ और चीज़ें, फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा जो उद्योग है, मतलब यहाँ पे देखिए ये तो हमने देख ली, देश की जो विकास है उसका मापक होता है, रोजगार का सृजन होता है, आत्मनिर्भरता पर यहाँ पे बल दिया जाता है, और विनिर्माण, गैस विद्युत आपूर्ति, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो देखने को मिलता है। और आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास का यहाँ पे योगदान भी देखने को मिलता है। तो ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका क्या किया जाता है, मूल्य में वृद्धि यानी मूल्यवर्धन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कृषि उत्पादन उद्योगों के लिए यहाँ पे कच्चा माल भी प्रदान करता है, जबकि कृषि एवं सेवा क्षेत्र के लिए यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र उर्वरक, मशीन एवं संयंत्र है आदि साधनों को उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है कृषि विकास में भी सहायता मिलती है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में ये जो करता है रोजगार का सृजन या रोजगार उपलब्ध कराता है, जन कल्याण की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे राज्य को सक्षम बनाता है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, औद्योगिक विकास के अंतर्गत। तो हम देख लेते हैं एक बार, हमने एक जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखें। तो आपको देखना है यहाँ पे भारतीय समावेशी एवं नवाचार क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय नवाचार परिषद देखने को मिलेगी, भारतीय नवाचार कोष देखने को मिलेगा, और कुछ बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत। फिर आप देख सकते हैं एक सूचकांक हमने देखे जिसे बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019। इसका कुछ जो है थीम देखें, थीम के अलावा जो है कब प्रकाशित की गई, किसके द्वारा प्रकाशित की गई, कौन सा वर्जन है इसका,
कितनी टोटल अर्थव्यवस्था को यहाँ कैलकुलेट किया जाता है और टॉप नंबर पर कौन है और हमारे भारत का स्थान कौन सा है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखें। औद्योगिक विकास के अंतर्गत देखें क्या है ये और किस प्रकार से ये लाभ पहुँचाता है, ठीक है, और ये जो है इसका योगदान क्या है। तो इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, एक नज़र देख लेते हैं उसके बारे में, ठीक है, ताकि आने वाला जो भी क्लास है उसमें आपको एक पिक्चर के रूप में क्रिएट हो जाए दिमाग में। तो औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। तो औद्योगिकरण क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप बात करें सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का जो योगदान है वो तो हम देख लेंगे। यहाँ पे औद्योगिक नीति हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि औद्योगिकरण के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं औद्योगिक नीति 1948 की बात करें, 1956 की बात करें, 1977 की, 1980, उसके बाद 91 की बात करें। फिर हम फाइनली यहाँ पे देखिए 91 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो नई औद्योगिक नीति 1991 का यहाँ पे मूल्यांकन देखेंगे, किस प्रकार यहाँ हमारे लिए लाभदायक हुई और किस किस प्रकार से इसमें वर्क किया गया। उसके बाद नई विनिर्माण नीति आई थी 2011 में, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। फिर नई विनिर्माण नीति की जो विशेषता है, फिर प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून जो समिति है उसका गठन किया गया, कंपनी एक्ट आया 2013 में, और पहले के जो कंपनी एक्ट है यहाँ पे देखिए उनका जो है एक मतलब जो है संशोधन किया गया, तो वो किस प्रकार से किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 की नई विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। भारत की प्रथम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं एवं औद्योगिक विकास। तो प्रत्येक मतलब जो प्रत्येक स्तर पर, जैसे आप बात करो कृषि की, तो कृषि में भी हमने देखे थे कि प्रत्येक जो पंचवर्षीय योजना है उसका कृषि के क्षेत्र में क्या क्या योगदान था, वो सारी चीज़ हमको देखने को मिली। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे जो हमारी टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसके अंतर्गत हम देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1900 मतलब 51 से 56 के अंतर्गत देखने को मिलती है, और लास्ट वाली अगर बात करें तो आपको देखने को मिलती है 2012 से 2017। तो टोटल पंचवर्षीय योजना यानी प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये जो है कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलती है। पर उसके उपलक्ष्य में अभी हम देखें तो प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। नीति आयोग वर्तमान में आपको देखने को मिलेगी कंप्लीट यहाँ पे इससे संबंधित बॉडी, पर जो है टॉप डाउन मॉडल था, और जो मतलब जो प्लानिंग कमीशन है, पर जो नीति आयोग है वो आपको बॉटम अप मॉडल देखने को मिलेगा, यानी नीचे से जो समस्या होती है उसको निकाल कर ले जाकर ऊपर जो है कंप्लीट नीति बनाई जाती है। तो इसलिए उसका नाम जो है नीति आयोग है। अच्छा, नीति आयोग कब लागू किया गया था और नीति आयोग का जो है गठन मतलब यहाँ पे उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसको, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है जागरूक है। और यहाँ हम देखें जो कंप्लीट यहाँ पंचवर्षीय योजना है इसमें औद्योगिक विकास किस किस प्रकार हुआ। जैसे आपको पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना का अगर बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में आपको कृषि से संबंधित जो है फोकस देखने को मिला था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का अगर बात करें तो उद्योग से संबंधित फोकस देखने को मिलेगा। तीसरी में आपको दोनों से संबंधित यहाँ पे फोकस देखने को मिलता है, यानी कृषि भी और उद्योग भी, दोनों क्षेत्र। उसके बाद हम बाकी की जो पंचवर्षीय योजना उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब किस किस प्रकार हर एक पंचवर्षीय योजना में जैसे कृषि में योगदान था, वृद्धि हुई थी, उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी यहाँ पे वृद्धि हुई है हर एक पंचवर्षीय योजना में। तो कितनी कितनी हुई है वो हम यहाँ पे डाटा के बारे में यहाँ कैलकुलेट करेंगे। फिर औद्योगिक प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर हमारा फाइनली यहाँ पे देखने में मिलेगा अलग एक टॉपिक जिसका नाम है भारत के प्रमुख भारी उद्योग। अब भारी उद्योग क्या क्या होते हैं वो भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए एक रूपरेखा कि हम आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक तो लोहा एवं इस्पात उद्योग देखने को मिलता है, ऑटोमोबाइल उद्योग देखने को मिलता है, वायुयान उद्योग, पोत निर्माण यानी कि जो जहाज जो रहता है जहाँ रुकता है उसका निर्माण उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे आगे, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट लेक्चर हमारा ये आने वाले जो है समय में होने वाला है, जिसके अंतर्गत देखिए लोहा इस्पात उद्योग की बेसिक चीज़ें, पूरे कुछ आंकड़े, कौन कौन से कारखाने उसमें उपस्थित है, उसकी स्थितियाँ क्या है भारत के अंतर्गत, ठीक है। मैप के साथ में यहाँ सारी चीज़ें देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित जो लोहा इस्पात उद्योग उसके कारखानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेसिक तौर पर यहाँ मैप से हम सारी चीज़ें जो है इंडिकेट करेंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में देखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट अगर देखें तो वायुयान उद्योग, फिर पोत निर्माण उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है। और यहाँ देखिए प्रमुख एल्यूमिनियम से संबंधित जो कंपनियाँ हैं जैसे वाल्को है, नाल्को है, हिंदाल्को, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट तौर पर। तांबा उद्योग, कॉपर जो इंडस्ट्री है उसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कृषि से संबंधित उद्योग, यानी कि कृषि से संबंधित जो उद्योग है उसके अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये हम बेसिक तौर पर आने वाले कुछ समय में मैं और आगे आपको बता दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
तो एक जो है रूपरेखा आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी सारी क्लास यहाँ पे होने वाली आगे चलकर, और काफ़ी जो है लंबा मतलब जो है लेक्चर होने वाला है। जो उद्योग से संबंधित जो भी है हमारा टॉपिक, उसको मैं आगे जाकर पूरे जो लेक्चर है एक साथ उसको डाल दूंगा, यानी कि कंप्लीट लेक्चर इसके आ जाएंगे प्रतिदिन। उसके साथ में आपको आगे जाकर एक लेक्चर देखने को मिलेगा जो औद्योगिक विकास है उससे संबंधित। ठीक है, उद्योग है, उद्योग से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे संबंधित जो पहल है वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी एक साथ। अभी तो आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखते जाइए। ठीक है, फिर आगे जाकर मैं उसको कंप्लीट यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखें तो आपको अगर टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करे आपने, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा परिचर्चा जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उत्तर लेखन ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, इससे आप जुड़ जाओगे तो। और पिछले जो लेक्चर है आप टेलीग्राम मतलब यहाँ पे टेलीग्राम में तो आपको लिंक मिल जाएगी, पर ढूंढना पड़ेगा। आप चैनल में जाइए, चैनल में जाइए तो प्लेलिस्ट में आपको परफेक्ट अलग अलग जो है प्लेलिस्ट वहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उनका प्रयोग करके आप सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं पीछे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।